स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। ध्यान से देखना। अकाउंटिंग is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. आज की क्लास जब खत्म होगी तो आपको पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पता होगा इन डिटेल, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसके बाद जब मैं आपसे पूछूंगा ना अकाउंटिंग में क्या होता है, आप सब बता पाएंगे। पर्पस वही होगी, जो चीज हम सुने उसकी क्लैरिटी ऐसी हो कि उस पर आप डिस्कशन कर पाए। एग्जाम में आंसर देना, मार्क्स लाना, वो हमारी नॉलेज का बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं हम अब उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि इसको आगे अगर लाइफ में यूज करना पड़े तो कर पाए। यस और नो? यस यस सर। तो प्लीज अंडरस्टैंडिंग के टाइम ही एफर्ट उस हिसाब से मारना है। अब हमने एक स्ट्रीम चूज कर ली है तो हमें जो चीज पढ़ रहे हैं उस हिसाब से पढ़नी है कि लाइफ में हो सकता है कि करियर इससे रिलेटेड हो, तो उस चीज को इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा देनी होगी। अब इस डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे आराम से एक एक करके। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? समराइजिंग। ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स हैं, ये सब अकाउंटिंग प्रोसेस के पार्ट्स हैं। एक एक करके सबको इंडिविजुअली हम एनालाइज करेंगे। अकाउंटिंग का जनरल मीनिंग क्या हो गया? हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कहीं पे किसी जगह पे रिकॉर्ड हो रही हैं। ये बात तो क्लियर है? यू हैव टू रिस्पॉन्ड। यस सर। ठीक है, हम अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब मैं ट्यूशन अगर पढ़ा रहा हूं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया, मान लेते हैं लॉकडाउन नहीं है, मैं घूमने गया, मूवी देखी, खर्चा हुआ, क्या वो एक्सपेंसेस अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा मैं ईशान्या? नो सर। व्हाई? Because I think this would be for companies, no? Because the transaction is not related to the business. Yeah. Yes or no? So accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character. So transactions and events, they must be related to the business. मैं accounts business के बना रहा हूं या अपने घर के? बिजनेस के। जो भी अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो अगर मैं अपने घर के लिए कुछ खर्चा कर रहा हूं, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। आगे जाके हम सीखेंगे कि अगर बिजनेस का पैसा यूज करके अगर मैं कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन भी कर रहा हूं तो उसको कैसे दिखाया जाता है, क्योंकि बिजनेस से तो पैसा गया। आगे जाके हम टर्म सीखेंगे, ड्राइंग्स होती हैं वो धीरे धीरे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं ट्यूशन सेंटर पढ़ा रहा हूं, मैंने ट्यूशन सेंटर के लिए एयर कंडीशनर लिया, इज इट रिलेटेड टू द बिजनेस? यस सर। यस सर। मैंने अपने घर के लिए एयर कंडीशनर लिया, इज इट रिलेटेड टू द बिजनेस? नो सर। नो सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई whether a transaction is related to the business or not. Next, we need to identify whether the transaction can be measured in terms of money or not. अब ध्यान से देखना, वेदांश आया, क्लासेस चल रही थी, वेदांश ने होमवर्क नहीं करा। मान लेते हैं क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी, वेदांश ने होमवर्क नहीं करा। तो होमवर्क नहीं करा तो क्या हुआ है वेदांश, आपके साथ क्या हुआ होगा? सो पनिशमेंट मिली आपको। आपको बोला हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो 2 घंटे आप हाथ ऊपर करके खड़े रहे। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप आए ही नहीं, और उस डर से 2 बच्चे और नहीं आए कि यार ये थोड़ी ना कोई बात हुई, होमवर्क नहीं करा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ऐसे थोड़ी ना होता कि आप पनिश करोगे हमें,
नहीं आए, तो मैंने जो आपको पनिशमेंट दी, इज दैट इवेंट रिलेटेड टू द बिजनेस? Yes. That event is definitely related to the business, but can it be measured in terms of money? Yes, sir. It cannot be measured in terms of money. उसकी वजह से आप जो लॉस कैलकुलेट कर रहे हो कि बच्चा नहीं आएगा, रेवेन्यू लॉस, Yes, sir. क्या पता उसको देख के बाकी सब अपना होमवर्क ढंग से करने लग जाए, Yes, sir. ये भी तो हो सकता है। बी पॉजिटिव। आप ये क्यों सोच रहे हो कि उसकी वजह से बच्चे आने बंद हो जाएंगे? क्या पता पेरेंट्स को पता चले कि ऐसा होता है, हमारा बच्चा तो यहीं जाएगा और तो कहीं जाएगा ही नहीं। बट उस पर्टिकुलर इवेंट को कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? बोलो, दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? Sir, No, it sir. might be. इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। चलो ट्राई करते हैं, बताओ कैसे मेजर करें। Sir, Try करते अगर कोई 2 बच्चे चले जाएंगे तो लॉस हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से 10 बच्चे अगर आ गए और तो सर लेकिन फिर भी वो एक तो गया ना, अब वो 2 तो गए ना, नुकसान तो हुआ ही ना। उस वजह से 10 और आ गए तो मेरा कैसा नुकसान? 8 का प्रॉफिट सर, हुआ ना फिर। जैसे अगर, हाँ ये बात भी आपकी सही है। क्या कहना चाहते हो? होमवर्क नहीं करोगे तो पनिशमेंट ना दूं? ये समझाने की नहीं कोशिश कर सर, रहे हो मुझे? ऐसी बात नहीं है सर। बेटा होमवर्क मिलेगा और पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है ना? और एक बात बताओ ईशान्या, आप बताओ, अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे, इज इट गुड और बैड? Good. डेफिनेटली गुड, बट कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? No, sir. Rules, regulations, punishments, appreciation, words of appreciation, can they be measured in terms of money? No, sir. No. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिक्स्ड फीस है, घटिया पढ़ाऊंगा तो क्या पैसे काटोगे मेरे? No, sir. No, sir. बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, आप अपनी क्लास में टॉप करोगे तो क्या खुशी खुशी मुझे डबल पैसे दे दोगे? No, sir. तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, other than the charges, quality, good quality, bad quality, can the quality be measured in terms of money? यस No, सर। sir. क्वालिटी बेटा आज मैंने आपको कैसे पढ़ाया, परसों कैसे पढ़ाया, ये तो क्वालिटेटिव टर्म है ना। कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? No, sir. No, sir. फीस फिक्स हो गई एक बारी कि लेट अस अज्यूम आपकी पर मंथ चार्जेस 3000, 9000 पर क्वार्टर, लमसम व्हाटएवर, वो फिक्स्ड है। मैं अच्छा पढ़ाऊं, बहुत अच्छा पढ़ाऊं, बेकार पढ़ाऊं, क्या वो चेंज होगा? No, sir. Quality of the product, it cannot be measured in terms of money. Okay? यस सर। Yes, sir. तो पॉइंट की क्या डिस्कशन है? अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले we need to identify the transactions which are related to the business and they can be measured in terms of money. Transactions and events which cannot be measured in terms of money will not be entered in the books of accounts, no matter how important they are. Clear? Yes, sir. Okay, so first step of accounting is identification. Next step, आपने identify कर लिया। अब अगर मैंने अपने कोचिंग सेंटर के लिए 20 चेयर्स और टेबल्स लिए, let us assume 1000 each, तो 20,000 रुपीज स्पेंड करे मैंने फर्नीचर पे, Yes, sir. तो मैं अपने अकाउंट्स में क्या दिखाता हूँगा? 20 चेयर्स और टेबल्स या फर्नीचर 20,000 रुपीज? तो फर्नीचर फर्नीचर 20,000। ओके, वेदांश ने बोला, और किसने बोला? रवीशा आपने कुछ बोला? Yes, sir. I said furniture. फर्नीचर सर लेकिन आप क्लासिफाई करोगे तो वो अलग अलग। ओके, आप कह रहे हो हाँ, कि yeah. 20 चेयर्स एंड टेबल्स भी दिखाऊंगा और फर्नीचर भी दिखाऊंगा। Yes sir, both because ओके, सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज मेजरमेंट। सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज मेजरमेंट। मेजरमेंट कहता है द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। रवीशा आप म्यूट कर लो, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप अनम्यूट कर लेना। Second step is measurement. Transactions and events should be measured in terms of money. मतलब
अगर आपके पास फर्नीचर है 20 चेयर्स एंड टेबल्स हैं तो आप फर्नीचर 20,000 दिखाओगे, 20 चेयर्स एंड टेबल्स नहीं। मॉनेटरी टर्म्स में अकाउंटिंग ऐसे ही चलती है। उसके बाद अगर आपने 100 चेयर्स एंड टेबल्स और ले लिए, 100,000 खर्च हो गए, तो अब आपका फर्नीचर हो जाएगा 20,000 प्लस 1 लाख, 1,20,000। तो जो आपके अकाउंट्स दिखा रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे होंगे, वो दिखाएगा फर्नीचर 1,20,000। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप आपको क्या बताया मैंने, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. This involves identifying transactions and events that are part of economic activity. For example, purchase of raw material, sale of finished goods, मैं salaries दे रहा हूँ, electricity bill दे रहा हूँ अपने business का, anything which can be measured in terms of money and is definitely related to my business, तो वो transaction identify हो गई, वो business transaction है। अभी तो identify हुई है, उसके बाद होगा उसको measurement करना, उसकी measuring the identified transactions. Financial transactions and events are measured in terms of money. An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the books of account. For example, event like caliber or quality of management, efficiency of management, quality of good or service, appointment of a manager are not recorded in the books of accounts. मैंने किसी को अपॉइंट करा, अरे अपॉइंटमेंट, सैलरी तो 1 महीने के बाद होगी ना, सैलरी देना, दैट इज अ फाइनेंशियल इवेंट। किसी को अपॉइंट करना, इज इट अ फाइनेंशियल इवेंट? No, sir. तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू एम्प्लॉई, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल इवेंट, अकाउंट्स में वो नहीं आएगा। जितना मर्जी इंपॉर्टेंट इवेंट हो, इफ इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो बुक्स में नहीं आता। आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट में किसी को कोई भी डाउट? चल सकता हूं आगे? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, अब कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट ये सब बैक एंड स्टेप्स थे, एक्चुअल अकाउंटिंग तो अब शुरू होगी। आइडेंटिफिकेशन हो गई, मेजरमेंट हो गई। अब ध्यान से देखना, अब आप पहली बार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शंस को एंटर कर रहे हो। कहाँ एंटर कर रहे हो? रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? उस बुक का नाम है जर्नल। उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। एंड सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं, सब डिविजन ऑफ जर्नल है, सब डिविजन ऑफ जर्नल। तो आइडेंटिफिकेशन हो गई, मेजरमेंट हो गई, फर्स्ट एक्चुअल स्टेप जो होगा, ठीक है, थ्योरेटिकली आएगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट तो बैक एंड स्टेप्स हो गए, अभी तो अकाउंट्स बनने शुरू ही नहीं हुए। अब रिकॉर्डिंग हुई, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लिया, अब उनको आप बुक्स में पहली बार एंटर कर रहे हो। कहाँ पे एंटर किया जाता है? उस बुक का नाम है जर्नल। आगे जाके हम सीखेंगे जर्नल और सब डिविजन ऑफ जर्नल, सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है, तो आंसर इज जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम अब ट्रांजैक्शन बुक्स में एंटर हो रही है। कैसे बनता होगा जर्नल? डे वाइज। जर्नल इज प्रिपेयर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। ध्यान से देखना, इट इज प्रिपेयर्ड इन अ chronological manner। chronological manner, chronological order। chronological का मतलब क्या होता है ईशान्या? I don't know, sir. Anyone? Or day wise?
ओके, डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है as and when something happens. केबीसी में नहीं आता अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मैनर, सुना है ऐसा? हम नहीं देखते केबीसी। क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज, तो डेट वाइज का मतलब पहले 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या 10 अप्रैल? First. First April. फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे रिकॉर्ड होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। Sir, आगे here I have a doubt. बोलो। Sir, if the transaction, like the company made a transaction on 1st April and then directly on 10th April. तो बीच में कुछ नहीं आएगा। 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, नाइन्थ कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। फिर 10th अप्रैल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। Okay, sir. ओके, Yes. Thank you. चलो एक क्वेश्चन आया माइंड में। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। रिद्धि, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एनी आइडिया? रिद्धि? No, sir. वेदांश? नहीं पता सर। जय? Don't know, sir. चहक? Sir, नहीं पता तो नहीं पता, आंसर नहीं पता है तो बोलो, ट्राई करना है। uh, ईशान्या एक बारी फिर से बताना कैसे नाउन नेम प्रोनाउंस करते हैं आपका? Shania. ईशान्या, सॉरी ईशान्या, आप बताओ फाइनेंशियल ईयर। तो मे बी जिस ईयर में ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई हो। नो। कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर ईशान्या? I don't know, sir. एनीवन? गवीशा? Sir, I can try. So the financial year might be the year where the transactions are piled of a year, of a complete year, and the and the calendar year must be where the transactions are compiled monthly. नो। गुड ट्राई एवरीवन। But I guess financial year starts from May or April and calendar year from normal January. yes, sir, financial year start होता है अप्रैल से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गूगल भाई साहब ने कुछ मदद करी है? No, sir, not at all. पक्का ना? Yes, sir, पक्का. हाँ, ये कोई मतलब एक्चुअल केबीसी नहीं चल रहा है जिसमें आपके पास लाइफ लाइन्स हैं एंड यू कैन फोन अ फ्रेंड प्लीज। नहीं पता तो आप पूछेंगे ना, नहीं पता नहीं पता। मैं अज्यूम कर रहा हूँ किसी को कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगा सारा। तो सही बताया, कैलेंडर ईयर होता है 1 Jan to 31 December। कैलेंडर ईयर 1 Jan to 31 December। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 April to 31 March। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 April to 31 March। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 Jan to 31 December। तो इंडिया में जो अकाउंट्स बन रहे हैं हम क्या फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। याद रहेगा? सर क्यों? क्यों? yes, sir. फाइनेंशियल ईयर एक डिफाइन हो जाता है, जैसे हमारा बजट है, हमारा बजट मार्च बिगनिंग में लॉन्च होता है, वो नेक्स्ट ईयर का बजट होता है, फिर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 April। तो वो पैटर्न ऐसा बना हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 1 April to 31 March। पैटर्न ऐसा बना हुआ है हमेशा से। देयर आर चांसेस, बात हो रही है कि वो Jan to December करेंगे आने वाले टाइम में, बट अभी तो जब से फाइनेंस एक्ट आई है तब से हम फाइनेंशियल ईयर April to March ही फॉलो कर रहे हैं इंडिया में। ओके? okay, sir. Yes. तो कुछ और होता है? बोलो। सिर्फ बाहर जैसे फॉरेन कंट्रीज का कुछ और होता है फिर? यस, कुछ कंट्रीज Jan to December फॉलो कर रही हैं, कुछ 1 July to 30 June फॉलो करती हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग भी है, बट मेजॉरिटी कंट्रीज फाइनेंशियल ईयर April to March फॉलो करती हैं, बट सब नहीं। इंडिया में April to March फॉलो हो रहा है।
क्लियर? यस सर। अब ध्यान से देखना क्या बात हो रही थी। हम रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं? जर्नल में, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। अब इसमें क्या हो रहा है, पूरे साल का जर्नल बन रहा है बट डेट वाइज, पहले अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पर्पस क्या है जर्नल बनाने का? पर्पस है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाना। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, आपके पास पूरे साल की ट्रांजैक्शंस आ गई। ईशान्या, Yes, sir. अगर आपके पास पूरे साल की ट्रांजैक्शंस आ गई, फॉर एग्जांपल आपकी बेकरी शॉप है, लेट अस अज्यूम आपकी बेकरी शॉप है, एक दिन में काफी ट्रांजैक्शन होंगी, मे बी 50 to 100 और मे बी 500, एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, बट फिर भी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हाई होगा, छोटी छोटी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी। यस और नो? Yes. पूरे साल में 365 डेज में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी। Yes. तो जर्नल के बेसिस पे क्या आप बता सकते हो कि इस साल आपका प्रॉफिट कितना रहा? No, sir. I don't know. रिद्धि, Yes, sir. जर्नल के बेसिस पे क्या पॉसिबल होगा हमारे लिए ये एसरटेन करना कि इस साल हमारा प्रॉफिट कितना रहा? Yes, sir. कैसे? सर बोलो। क्योंकि उस पे सारे वो सब एंट्री हुई हुई है तो वी कैन कंपेयर और ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड, तो आपके पास Yes. पूरी ट्रांजैक्शंस हैं जिससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट क्या डायरेक्टली जर्नल से प्रॉफिट निकल सकता है या पहले आपको इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव करनी पड़ेगी? so information has to be derived. डायरेक्टली जर्नल प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहा है क्या? No, sir. करेक्ट, जर्नल प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। अगर मैं जर्नल से आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ आपने इस साल टोटल सैलरीज कितनी दी, तो क्या जर्नल में डायरेक्टली पता चल रहा है कि सैलरीज इस साल कितनी पेमेंट हुई, या आपको एक एक करके ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी? से एक ही साथ पता चल जाएगा कि कितनी गई। जर्नल में एक साथ पता चल जाएगा कि सैलरीज, आप तो हर महीने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते होगे, तो आपको पूरे साल के जर्नल में से डेटा निकाल के कंसोलिडेट करना पड़ेगा कहीं पे, या जर्नल से ही पता चल जाएगा कि सैलरीज कितनी है? सर जनरल में तो डेट वाइज होता है ना, तो पता कैसे चलेगा? ओके, लविशा, So Yeah. I have a doubt in this. सॉरी, I have a doubt in this. पूछो। As in, I don't know. ओके, Journal because it is date wise, so I guess it can because there would be a particular date on which they get their salary. तो बट यू हैव टू डिराइव दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल, लाइक इफ द सैलरी वाज पेड ऑन 7th April, देन you have to identify the transaction of 7th April, और 7th April पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, you have to identify the transactions relating to salary, फिर 7th May, फिर 7th June। तो Yes. जर्नल में से आपको मैं बोलूं अच्छा टोटल सैलरी बताओ, जर्नल से डायरेक्टली जर्नल से पता चल जाएगी, आपको उसमें से पहले कुछ डेटा डिराइव करके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? So we'll have to derive the data for that. We have to derive the data. जर्नल से डायरेक्टली ना तो सैलरीज, ना टोटल सेल्स, ना टोटल परचेजेस, प्रॉफिट तो बहुत ही दूर की बात है, तो जर्नल से डायरेक्टली नहीं निकल सकता ये सब। बट हमारा तो अकाउंट्स बनाने का पर्पस था प्रॉफिट निकालना। कह रहे आ रहे हैं, वेट, हर एक चीज का एक रीजन है। तो जर्नल का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स आ जाए। तो जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। उसमें पूरे साल की इंफॉर्मेशन आपने डेट वाइज रिकॉर्ड कर रखी है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हुई? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? एंटरिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। रिकॉर्डिंग का मतलब क्लियर है? यस सर। Yes, sir. रिकॉर्डिंग हो गई, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, ओके। अब जैसे कि मैंने बताया पर्पस तो था प्रॉफिट निकालना,
बट प्रॉफिट निकालने से पहले ये तो देख लो कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है, सामान बेच के पैसा कितना आया है, टोटल एक्सपेंसेस कितने थे, उसमें परचेजेस जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, टोटल रॉ मटेरियल कितना खरीदा, टोटल सैलरीज का खर्चा कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हुआ, जितने भी आपके खर्चे हैं पहले इनके टोटल्स तो आइडेंटिफाई कर लो, फिर जाके आप कैलकुलेट कर पाओगे कहीं कि प्रॉफिट कितना है। डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं निकाला जा सकता। तो रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से देखना, जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं उन ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, हम सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह ग्रुप कर देंगे। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल में से आइडेंटिफाई करके सैलरीज सब एक सैलरीज अकाउंट में दिखा देंगे, जो सेल्स हुई हैं वो सब एक सेल्स अकाउंट में दिखा देंगे, जो परचेजेस थी, जो सामान आपने खरीदा था वो सब एक सेपरेट अकाउंट में दिखा देंगे, फर्नीचर खरीदा था वो सारा फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एयर कंडीशनर खरीदा था वो सब एयर कंडीशनर या ऑफिस इक्विपमेंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, जो खर्चे थे रेंट तो रेंट सेपरेट अकाउंट बनेगा, सैलरीज तो सैलरी सेपरेट अकाउंट बनेगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस तो टेलीफोन एक्सपेंसेस सेपरेट अकाउंट बनेगा। अब क्या कर रहे हो आप, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। उससे क्या एडवांटेज होगी कि अगर मैंने सेल्स का सेपरेट अकाउंट बनाया तो सेल्स अकाउंट देख के मुझे ये पता चल जाएगा इस पूरे ईयर में सेल्स कितनी हुई है, सैलरीज के अकाउंट को देख के मुझे पता चल जाएगा इस साल में पूरी सैलरीज मैंने कितनी पे करी है, टेलीफोन एक्सपेंसेस देख के मुझे पता जाएगा कि इस साल पूरा खर्चा टेलीफोन एक्सपेंसेस का कितना था, फर्नीचर पे कितना खर्चा हुआ, कंप्यूटर्स अगर खरीदे तो कंप्यूटर्स पे कितना है, पूरे साल में पेट्रोल पे कितना खर्चा हुआ। तो लेजर क्या होता है, यहाँ पे लेजर बनता है। जैसे रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में, तो जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ हो रही है, लेजर में। तो ध्यान से देखना, रिकॉर्डिंग हो गई, ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग के बाद इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, पोस्टिंग। द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड टू द लेजर। लेजर में क्या हो रहा है, सबका एक एक सेपरेट अकाउंट बनता है। तो लेजर क्या है आपका, ग्रुप ऑफ वेरियस अकाउंट्स। सेल्स का सेपरेट अकाउंट, परचेजेस का सेपरेट अकाउंट, रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, पेट्रोल, ऑडिट फीस, कुछ भी सबका एक एक सेपरेट अकाउंट। पर्पस क्लियर हुआ, लेजर क्यों बन रहा है। अब आपको टोटल्स पता चल जाएंगे। जर्नल से क्या किसी चीज का टोटल पता चल रहा था, यस और नो? No, No, sir. No, sir. जर्नल से नहीं पता चल रहा था। जर्नल वाज जस्ट अ बुक ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई। जर्नल से आपने क्लासिफिकेशन करी, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। कहां पे हुई, लेजर में। लेजर बुक का नाम है, जैसे जर्नल था, जर्नल में रिकॉर्डिंग हो रही है, लेजर में पोस्टिंग हो रही है। लेजर में क्या हो रहा है, पोस्टिंग हो रही है। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, बन गया लेजर। लेजर में क्या है, जैसे बताया कि सेल्स का सेपरेट लेजर, सबका अपना सेपरेट सेपरेट अकाउंट बन गया। रिद्धि, क्या लेजर से प्रॉफिट पता चल रहा है? Yes, sir. चहक, क्या लेजर से प्रॉफिट पता चल रहा है? यस सर, क्योंकि सब अकाउंट्स तो सेपरेट हो गया। ओके। ईशान्या, Yes, sir. लवीशा, Yes, sir. वेदांश, yes sir, पता चल रहा है लेजर से प्रॉफिट? yes sir, नो। लेजर में क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स अकाउंट से सिर्फ ये पता चलेगा किस किस दिन कितनी सेल्स हुई और इस साल टोटल सेल्स कितनी हुई। सैलरीज अकाउंट से ये पता चलेगा कि किस किस दिन आपने कितनी सैलरीज पे करी और इस साल टोटल कितनी सैलरीज पे हुई। इस डेटा के बाद आप कैलकुलेट कर पाओगे कि प्रॉफिट कितना हुआ,
बट लेजर आपको प्रॉफिट नहीं बता रहा। उसके बेसिस पे आगे जाके हम अभी कुछ करने वाले हैं कि अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे, बट क्या लेजर में प्रॉफिट पता चल रहा है ऑलरेडी या अभी मेहनत करनी बाकी है? सर नो अभी सर, वर्क करना मेहनत करनी Okay. कोई कुछ पूछ रहा था बीच में? चहक? सर, लेजर नहीं आ रहा समझ में। अब ध्यान से देखना, जैसे आपने 1 अप्रैल को कुछ सामान खरीदा अपने ऑफिस के लिए, फर्नीचर खरीदा, फिर आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अगर आपके बेकरी शॉप है आपने ब्रेड्स खरीदी, एक एक करके सामान खरीदा। जो भी हो, चाहे आप फर्नीचर खरीद रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, चाहे आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, चाहे आप सैलरीज दे रहे हो, चाहे आप सामान बेच रहे हो, कुछ भी है, बैंक से लोन ले रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो सब जर्नल में डेट वाइज रिकॉर्ड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। पूरे साल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। इस Yes, साल sir. क्या क्या आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करी, पूरे साल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो गई, जर्नल से प्रॉफिट नहीं पता चल रहा। प्रॉफिट तो छोड़ो, ये भी नहीं पता चल रहा जर्नल से, अच्छा इस साल मैंने टोटल सेल्स का मतलब होता है सामान बेच के पैसा आया कितना, फर्नीचर खरीदा तो कितना खर्चा फर्नीचर खरीदने पे हुआ, बैंक से लोन लिया तो कितने लोन्स हमने लिए, उस पर इंटरेस्ट दिया तो कितना इंटरेस्ट दिया, टोटल्स नहीं पता चल रहे मुझे। वो बस एक बली खाता है, उसमें इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, रिकॉर्ड पूरा है। जर्नल के बेसिस पे आप क्या करोगे, जर्नल हो गया, अब बोलोगे अच्छा आप बताओ क्या इंफॉर्मेशन चाहते हो, मैं चाहता हूं कि बताओ इस साल सेल्स कितनी हुई, तो जर्नल से डे वाइज ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो जाएगी सेल्स अकाउंट में। तो जिस जिस दिन सेल्स हुई है वहां से वो एंट्री कहाँ एक नई बुक में एंटर हो जाएगी, लेजर। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से बस आइडिया देने के लिए बता रहा हूं। जैसे सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट ये शो कर रहा होगा 7 अप्रैल 50,000 का सामान बेचा। अभी बस आपको आइडिया दे रहा हूं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मेट, बस आपको आइडिया दे रहा हूं। 10th अप्रैल 20,000, 25th अप्रैल 30,000, 1st में 50,000। ऐसे पूरे साल की ट्रांजैक्शंस कहाँ चली गई, सेल्स से रिलेटेड सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट से क्या मुझे ये पता चल सकता है कि मैंने सैलरीज कितनी दी? नो सर। सेल्स अकाउंट में सिर्फ सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई, तो सेल्स अकाउंट से क्या पता चलेगा, 50, 70, 1 लाख, इस साल सेल्स कितनी हुई, 1,50,000। सैलरीज अकाउंट से ऐसे क्या पता चल जाएगा कि इस साल आपने सैलरीज कितनी पे करी, तो आपने एक एक करके सारी दिखाई और आई 20,000 आपने सैलरीज पे करी। तो ऐसे एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट ये इंफॉर्मेशन देगा कि उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड पूरे साल में कितनी ट्रांजैक्शन हुई थी। तो लेजर एक पर्टिकुलर अकाउंट का क्या शो कर रहा है, उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पूरे साल में। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, एक जैसी ट्रांजैक्शंस सब एक जगह कंसोलिडेट करके दिखा दो। लेजर में क्या हो रहा है पता चला? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन सेम है, क्या लेजर से प्रॉफिट पता चल रहा है? नो सर। No, sir. अब ये समझ आ गया ना कि भैया सेल्स अकाउंट से तो ये पता चलेगा ना सेल्स कब कब कितनी कितनी हुई और टोटल सेल्स क्या है। ऐसी रेंट अकाउंट से पता चलेगा रेंट कितना पे हुआ है। मोबाइल फोन्स में ये पता चलेगा मोबाइल फोन्स आपने इस साल कितने के परचेज करे हैं, प्रॉफिट तो नहीं पता चल रहा। यस और नो? यस सर। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है समराइजिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, समराइजिंग। अब आप समराइज कर रहे हो, अब सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, वो ग्रुप हो चुकी हैं। ग्रुपिंग के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद लेजर बन गया। लेजर के बाद सबसे पहला स्टेप होता है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ध्यान से देखना ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ध्यान से देखना। अभी आपको डेबिट क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है, वो सब हम आगे जाके सीखेंगे, बस आपको आइडिया दे रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस कैसा होता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March, let us assume financial year was 2021.
पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। आपको डेबिट क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा है। सेल्स, इस साल सेल्स थी 5 लाख रुपीस। फिर परचेजेस, इस साल परचेजेस थी 2,50,000 की। इस साल सैलरीज पे करी हमने 25,000। इस साल रेंट कितना पे करा हमने 15,000। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जो टोटल ट्रांजैक्शंस पूरे साल में हुई उनको आप समराइज करके एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दिखा रहे हो। जर्नल में क्या हुआ था, एक एक करके डे वाइज पूरे साल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए, इतना मोटा बली खाता आपके सामने आ गया। जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑल द ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। उसके बेसिस पे आपने उनको क्लासिफाई करा, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस सो दैट द डेटा बिकम्स मोर मीनिंगफुल। अब मुझे पता चल रहा है अच्छा सेल्स कितनी हुई थी, सेल्स अकाउंट कब कब कितनी कितनी सेल्स हुई थी, कब कब कितनी कितनी सैलरीज दी थी, उससे एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे आ गई लेजर। कह रहे प्रॉफिट तो मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा। कह रहे हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप है आपका समराइजिंग। समराइजिंग में सबसे पहले होगा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? It is a statement showing closing balances of all the ledger accounts at one place. तो closing balance का मतलब होता है उन particular transactions related total amount कितना खर्च हुआ या कितने पैसे आए। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? Summary of all the ledger accounts. लेजर अकाउंट्स इंडिविजुअली, अब जैसे सेल्स का लेजर अकाउंट क्या शो कर रहा था, सेल्स कितनी हुई, कब कब हुई। सैलरीज का शो कर रहा होगा, सैलरीज कब कब पे करी, कितनी पे करी। बट ये जो टोटल्स हैं ये होते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, ये होते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? हर एक लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, एक ही स्टेटमेंट में सारे लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाते हैं। तो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? It is a statement which shows closing balances of all the ledger accounts at one place. क्या ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, क्या ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे प्रॉफिट पता चल सकता है? अभी भी नहीं। कह रहे अब आपके पास डिटेल आ गई है, अब बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान से देखना, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको कलेक्टिवली? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बोलते हैं ना किस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ, तो इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट मांग रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट विच चेक्स द प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट विच चेक्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। इट हेल्प्स इन एसरटेनिंग, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। ध्यान से देखना, प्रॉफिटेबिलिटी, अब पता चलेगा इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जर्नल से प्रॉफिट नहीं पता चल रहा था, लेजर से प्रॉफिट नहीं पता चल रहा था। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू एसरटेन the profitability of the business enterprise। तो किसी भी बिजनेस का आपको चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो क्या बनती हैं? इनकम स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट्स में जो बुक्स बनती हैं उनको बोला जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी बुक का बस नाम पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग कहां पे हुई थी? रिकॉर्डिंग हुई थी जर्नल में। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन कहां हुई थी? लेजर में। लेजर के बेसिस पे अब समराइजिंग स्टार्ट हुई। सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ समराइजिंग का, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे जो आपका एक्चुअल पर्पस था अकाउंटिंग का, टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस, अब आप बना रहे हो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी बताइए प्रॉफिटेबिलिटी, इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बुक का नाम क्या है जो प्रॉफिटेबिलिटी बताएगी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिटेबिलिटी एक चीज होती है, फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और होता है। अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट का मतलब तो क्या हुआ कि जो आपने सामान, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, सामान बेचा 50 करोड़ का,
खरीदा था 40 करोड़ का, आपका प्रॉफिट हो गया 10 करोड़ का, तो उस साल का प्रॉफिट आ गया 10 करोड़, तो वो तो हो गई प्रॉफिटेबिलिटी। आपके पास टोटल बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास क्या क्या आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, फर्नीचर कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, बैंक से लोन्स बोरो करे हुए हैं तो बैंक लोन्स कितने हैं, तो ये जो ओवरऑल पोजीशन होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी बस ये बता रहा है कि इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ओवरऑल पोजीशन की एज ऑन डेट जो आपके पास टोटल चीजें हैं, पैसा है, बैंक बैलेंस, लैंड, बिल्डिंग, उसकी वैल्यू क्या है, क्या आपने कोई लोन्स बोरो किए हैं, कितने आपके लोन्स एंड बोरोइंग्स। फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल पिक्चर शो करती है। इनकम स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बताती है इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन अगर चेक करनी है तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट। व्हाट इज अ बैलेंस शीट? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज financial position of the business entity on a particular date. Summarizing में पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सेकंड स्टेप इनकम स्टेटमेंट्स, उसमें पर्पस इज टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी, बन क्या रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप पोजीशन स्टेटमेंट, पर्पस क्या है, टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें क्या बन रहा है, बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग प्रोसेस जितना डिटेल में हम करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जर्नल आपका एक सेपरेट चैप्टर है, सब्सिडरी बुक्स आपका एक सेपरेट चैप्टर है, लेजर एक सेपरेट चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस एक सेपरेट चैप्टर है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेपरेट चैप्टर है, और 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे लंबा चौड़ा चैप्टर है। तो अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस का जो स्टेप्स हैं उनके नाम सुनने हैं, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करनी है कि अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा कौन सी ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है और वो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, हो गई आइडेंटिफिकेशन। अब उनको पहले मॉनेटरी टर्म में मेजर करो, अगर वो मेजरेबल नहीं है तो उनको भूल जाओ। आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, कह रहे आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना शुरू करो। रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में। रिकॉर्डिंग हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, एक जैसी ट्रांजैक्शन सब एक जगह पे दिखाओ, सेल्स सारी एक जगह सेल्स अकाउंट में दिखा दो, रेंट सारा एक जगह रेंट अकाउंट में दिखा दो, आपने फर्नीचर जितना भी खरीदा है वो सारा का सारा फर्नीचर अकाउंट में दिखा दो। तो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। अभी भी प्रॉफिट पता चलना शुरू नहीं हुआ, अब करेंगे हम समराइजिंग। समराइजिंग में क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट द समरी और इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एट वन प्लेस। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को कलेक्टिवली, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को कलेक्टिवली बोलते हैं इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी कंपनी की बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, तो इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन किया जाए तो वो है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक होती है इनकम स्टेटमेंट, वो बनती है टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी, इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक होती है फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए पोजीशन स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बता रही है आपके पास टोटल, अभी आगे जाके हम टर्म सीखेंगे, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं। एसेट समथिंग व्हिच यू ओन, आपके पास पैसा कितना है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू क्या है। लायबिलिटीज जो आपने लोगों के पैसे देने, आपके लोन्स एंड बोरोइंग्स कितने हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी वो बस एक पर्टिकुलर ईयर में इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया या आपका कितना लॉस हुआ। इनकम स्टेटमेंट कौन सी बनती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट जो बनती है उसका नाम क्या है, बैलेंस शीट। 11th का सिलेबस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक होता है, आगे जाके अकाउंटिंग प्रोसेस तो है, ये 12th का पार्ट है कि हाउ टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसी रही हमारी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, एनालिसिस
इंटरप्रिटेशन, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना कि अच्छा क्या स्टेप्स लिए जाएं, कैसे हम अगर ग्रोथ और बढ़ानी है तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, कहीं पे ब्रांचेस खोलनी है, कहीं कॉस्ट कटिंग करनी है, कुछ भी है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये सब कब होता है? वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब शेयरिंग द रिजल्ट्स with the various users of financial statements। users कौन होते हैं? आपने अगर बैंक से लोन बोरो किए हुए हैं तो आपको बैंक वालों के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के साथ आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। हर साल हमें क्या फाइल करना होता है? ITR। ITR की फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है? एनीवन? ITR क्या होती है? ITR होती है इनकम टैक्स रिटर्न। ITR क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल्स, कंपनीज, सबको हर साल गवर्नमेंट को एक फॉर्म फिलअप करके देना होता है कि पिछले साल हमने कितना पैसा कमाया, उसके ऊपर कितने टैक्सेस थे। तो आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ शेयर करनी पड़ती है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है? यू आर शेयरिंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद वेरियस यूजर्स। बैंक्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनीज के शेयर्स परचेज करे हुए हैं। धीरे धीरे टर्म्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी बेसिक आइडिया ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। लेकिन क्या होता है, पूरा प्रोसेस अगर एक बार ध्यान से समझ लेना तो हमें ये पता चला पूरे साल क्या होने वाला है। ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई होती हैं, फिर मेजर होती हैं, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में, फिर लेजर बनता है, क्लासिफिकेशन, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो गई थी उनको पोस्ट किया जाता है लेजर में, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, फिर समराइज होती हैं। समराइजिंग में सबसे पहले बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर बनती है इनकम स्टेटमेंट टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट का नाम क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट बन गई, फिर बनती है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट बनती है टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन। बुक का नाम क्या है? स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैलेंस शीट। इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो जैसे अगर इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है तो ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च। तो बैलेंस शीट की डेट क्या होगी? 31 मार्च। हो गई समराइज, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो गई। अब एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ये है बेटा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। मोर और लेस ये आपके 11th का सिलेबस भी है। छोटी और चीजें भी हम सीखेंगे बट मोटा मोटा अकाउंटिंग में हम ये सीखने वाले हैं पूरी 11th में। ये सब तो कवर होगा ही होगा इंडिविजुअल चैप्टर्स के